हेलो स्टूडेंट्स। टॉप 100 करंट अफेयर्स जनवरी की सीरीज में पार्ट 2 में हम आ गए हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था जिसमें कि हमने 40 क्वेश्चंस परफॉर्म किए थे और 40 क्वेश्चंस के बारे में हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था। आज वाले सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने के लोगों का अनावरण किया है? बिस्वा उड़िया भाषा सम्मिलिनी टैगलाइन के साथ भाषा ही भविष्य है, ये इसका टैगलाइन था। अब देखिए यहाँ पर के लोगो जो है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हुई है। वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पर एक, उसके लिए किया जा रहा है। और बेसिकली देखिए ये नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया है, क्योंकि उड़ीसा के आपको पता ही है ये सीएम है, इनके द्वारा ही इसका इनॉग्रेशन किया गया है। बेसिक जो यहाँ पर एक कहना चाहिए जिस पर आधारित थी ये, तो वर्ल्ड कहना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये काम किया गया है। नारी सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इक्वाडोर ने आपातकाल की स्थिति क्यों घोषित करी है? तो बेसिकली मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के लिए ही घोषित की गई है। अब यहाँ पर इक्वाडोर चर्चा में है तो हम इक्वाडोर के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं कि अगर यहाँ के हम बात करते हैं प्रेसिडेंट कौन है इक्वाडोर के जिन्होंने आपातकाल की घोषणा करी। जैसे कि हमारे संविधान के अनुसार प्रेसिडेंट द्वारा ही आपातकाल घोषित किया जाता है, वैसे ही इक्वाडोर में भी प्रेसिडेंट ही आपातकाल घोषित करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डैनियल नोबोआ। डैनियल नोबोआ इनका नाम है। और अगर मैं बात करूं इक्वाडोर की, तो अगर आप मैप अपना उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा इक्वाडोर जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका की कंट्री है। और इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है? क्वीटो। क्वीटो इसकी कैपिटल है। ये थोड़ी सी बातें आप जान लें। और जब आप इक्वेडोर पढ़ेंगे तो उसके आसपास की कंट्रीज कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज आप वो भी पढ़ लेंगे। जैसे कि एक आपको पेरू मिलेगा इसके आसपास नेबरिंग कंट्री में, और एक आपको मिलेगा कोलंबिया। ठीक है ना, तो ये आप लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में NH-66 नेशनल हाईवे है जिसका नंबर है 66। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड है। कौन सा है ये? मुंबई गोवा है नेशनल हाईवे का नाम। और जो रोड बनी हुई है वो सूरत में बनी हुई है। बेसिकली सूरत में भी एक इस तरह की रोड का निर्माण किया गया, स्टील स्लैग रोड, मतलब कि स्टील के स्लैग से बनी हुई रोड है। और इसमें एक्चुअली में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये जो है बहुत इको फ्रेंडली तरह से काम करती, इसलिए इसका निर्माण किया गया है। और मुंबई गोवा हाईवे के साथ साथ सूरत में भी इस तरह की रोड का निर्माण किया गया है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश को रात के आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के पहले डार्क स्काई पार्क और एशिया में 5वें ऐसे पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डार्क स्काई पार्क की बात हो रही है। देखिए डार्क स्काई पार्क की बात हो रही है। ये पैंच चीता संरक्षण, मतलब पैंच टाइगर रिजर्व जो है वहां पर किया गया है। क्या होता है कि लाइट पॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा होता है उसको रोकने के लिए, लाइट पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, बहुत सारी जो जीव जंतु हैं उनको बहुत परेशानियां देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर जो पशुओं का संरक्षण है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए लाइट पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब बात कर लेते हैं पेंच की। तो पेंच टाइगर रिजर्व आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, दोनों जगह थोड़ा थोड़ा इसका पोर्शन है। और जो पेंच के बारे में एक बात और जान लेंगे कि पेंच टाइगर रिजर्व के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका आपने नाम पढ़ा होगा, द जंगल बुक। द जंगल बुक किसने लिखी है? अगर पूछ लिया नाम तो पता होना चाहिए। रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। रुडयार्ड किपलिंग की बुक है। इसका सेकेंड पार्ट भी एक्चुअली में बनने वाला है, इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइट पॉल्यूशन को कम करने की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना को अपना पहला स्थानीय रूप से निर्मित मध्यम ऊंचाई वाले लंबे सहन शक्ति वाले ड्रोन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पिछले साल आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने अनुबंध किया गया था। तो ये हथियारों की डिलीवरी हमको कौन कर रहा है, कौन सुनिश्चित कर रहा है? तो अडानी ग्रुप। देखिए अभी जितने भी हमने जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स पढ़े उसमें अडानी ग्रुप का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। इसलिए ये आप बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि इस बार जितने भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं कहीं ना कहीं अडानी समूह का उसमें योगदान है। हमने कल ये भी पढ़ा था कि 500
टॉप 500 लोगों में भी कहीं ना कहीं इनका नाम, रिचेस्ट लोगों में भी इनका नाम आ गया है अडानी जी का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी हमने बात करी है, उपकरण की बात करी है, उसका इंग्लिश में फुल फॉर्म अगर आपको इस तरह से आ जाएगा मेल करके, तो भी आप समझ सकते हैं, जिसका नाम है मीडियम, मीडियम एल्टीट्यूड, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, ये इसका नाम है। ठीक है ना, तो इस नाम की तरह ही दिया गया है इसको पूरा नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सात्विक साईरास, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किसी के भी अनुशासन में डैश टूर्नामेंट में भारत के लिए पहला रजत पदक जीत कर आए। मैंने इनके बारे में आपको पहली वाली क्लास में भी बताया था। मलेशिया ओपन सुपर 1000 में गए थे ये, और ये जो कौन सा गेम खेलते हैं बेसिकली, तो बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के राजौरी और पुंछ के इलाकों में भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर किए गए हमलों की श्रृंखला में शामिल आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल रेंज के दोनों किनारों पर सुरक्षा बलों को शामिल करते हुए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन का नाम है जो हमारा ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये लॉन्च किया गया है। ये किसका एक और रूप है? इस तरह यहाँ पर एक ऑपरेशन और परफॉर्म किया गया था, उसका नाम भी याद रखेंगे, ऑपरेशन ऑल आउट। सबसे पहले ये लगाया गया था, चालू किया गया, तो उसी की तर्ज पर ही सर्वशक्ति भी चालू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ बातें बता देती हूँ। विश्व आर्थिक मंच के विषय में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विश्व आर्थिक मंच, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये अलग अलग देश साथ में मिलकर यहाँ पर कुछ बैठकें करते हैं, और इस बार जो भी बैठक हुई है उसमें विश्व से 2800 नेताओं को बुलाया गया है। 2800 नेता शामिल हैं, जिसमें से भारत के भी 3 नेता शामिल हैं, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। 3 नेता मतलब जो हमारे केंद्र के हैं ना, उसमें से एक है हमारी स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। दूसरे हैं अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। और तीसरे जो हैं वो हैं हरदीप सिंह, हरदीप सिंह, इनको बुलाया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोला गया किसका उल्लेख नहीं किया गया है, लिखा तो शब्द है। अभी देखिए इनका भी उल्लेख है, इनका भी योगी आदित्यनाथ जी का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, तो ऑप्शन तो सी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रेवंत रेड्डी भी दिया है, इनका भी उल्लेख नहीं है। बेसिकली ये अलग से कुछ नेता लोगों को जो बुलाया उसमें इनकी बात करी गई है, तो यहाँ पर योगी जी को नहीं बुलाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का सबसे पुराना जीवित शहर डैश में पाया गया है, तो वडनगर में पाया गया है। कहाँ पर है ये? गुजरात में। देखिए हड़प्पा की सभ्यता भी आपको गुजरात के आसपास ही देखने के लिए मिली थी, और यहाँ पर भी मिला है ये। और बोला गया है कि इसको जब चेक किया गया इसके बारे में, तो पता चला है ये बहुधार्मिक जगह है। बहुधार्मिक जगह है, मतलब अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, जैसे कि हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, जो पुराने धर्म हैं, और आपको जैनिज्म की चीजें मिली हैं यहाँ पर, बौद्ध के मिले हैं, तो इनके साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और इनकी जो हमने कार्बन रेटिंग करी उससे पता चला है कि ये 400 ईसा पूर्व पुरानी चीजें हैं यहाँ पर, 400 ईसा पूर्व, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डैश माउंट मरापी फिर से विस्फोट हुआ है। अब देखिए विस्फोट जहां भी शब्द आ रहा है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन जहां पर भी हो रहा है, आप ध्यान करिए, मैंने आपको मैपिंग की क्लास में भी पढ़ाया है कि जब भी विस्फोट शब्द आएगा तो आप देखिएगा कि पैसिफिक ओशियन के आसपास की बात है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि मैम ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशियन में आती हैं, तो देखिए जापान में माउंट मरापी नहीं है। आपको ये बस पता होना चाहिए कि माउंट मरापी बेसिकली है कहाँ, ये मैंने उसकी क्लास में पढ़ाया है, इंडोनेशिया में। मैंने आपको इस तरह से 2 आइसलैंड बताए थे, यहाँ पर आपका आ जाता है जावा, और यहाँ पर आ जाता है आपका सुमात्रा। और मैंने इसके बीच में आपको एक स्ट्रेट का नाम भी बताया था, जिसका नाम है सुंडा स्ट्रेट।
जो अलग करती है दो बड़े भूभागों को। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को भी मैं इसमें पिन कर दूंगी, तो आप लोग वो वाला लेक्चर भी देख लीजिएगा। और इसके पहले वाला लेक्चर अगर आपने मिस किया है तो उसे भी देख लीजिएगा। आपके यूपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल यहाँ पर हम पेश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक पर कहाँ पर आयोजित की गई? अभी हमने इसकी बात करी, मतलब विश्व आर्थिक मंच की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो 54th नंबर की बैठक हुई है ये कहाँ पर हुई है? दावोस में हुई है। दावोस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। अब विश्व आर्थिक मंच की बात कर लेते हैं। 1971 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूंगी तो ये कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इस बार की जो थीम रखी गई थी वो भी आप याद कर ले, रीबिल्डिंग रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ये करके इस बार की इसकी थीम रही है। विश्वास का पुनर्निर्माण, विश्वास का पुनर्निर्माण। ठीक है ना, ये आप लोग याद रखें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने क्राउन प्रिंस के रूप में इतिहास रचा है? फ्रेडरिक एक्स अपनी माँ के बाद राजा बने हैं, है ना। तो किस देश के बने हैं? फिनलैंड। इनका बस नाम याद रखेंगे। पिछले बार इनकी माता जी का नाम चर्चा में रहा है, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। इस बार इनका नाम आ गया, तो डेनमार्क के हैं ये। सॉरी, मैंने फिनलैंड बोल दिया, डेनमार्क के हैं ये। डेनमार्क करिएगा, टिक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? नीति आयोग की रिपोर्ट में, है ना। तो नीति आयोग ही ये रिपोर्ट निकालती है, ये बात यहाँ से हमको क्लियर हो रही है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो बी है। उत्तर प्रदेश में दर जो है वो बहुत कम हो रही है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आता है, बिहार के बाद मध्य प्रदेश। मैंने 3 राज्य बता दिए आपको कौन से किस नंबर पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाटो के उस सैन्य अभ्यास का नाम बताइए जो पश्चिमी गठबंधन के 75वें वर्ष का प्रतीक है। तो इसका नाम है, व्यायाम लिखा है, इसको आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। एक्सरसाइज स्पीड फास्ट डिफेंडर 24। एक्चुअली में ये जो परफॉर्म किया जाता है ये नाटो के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ना। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चर्चा में है तो हमको पता होना चाहिए इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ इन द ईयर ऑफ 1949, ये पता होना चाहिए। कितने सदस्य देश हैं? 31 देश हैं इसके सदस्य, ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद ये नाटो के द्वारा किया गया सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। तो क्या इससे पहले नाटो ने बड़े युद्धाभ्यास नहीं किए हैं? नहीं, इसके पहले भी बड़े युद्धाभ्यास किए इन द ईयर ऑफ 1988 में एंड 2018 में किए हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नाटो के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रो क्रिप्टो मुद्रा को समाप्त कर रहा है? वेनेजुएला। पहले एक बार ये चर्चा में था कि इन्होंने क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट करी है पेट्रो नाम की, अब इसे समाप्त कर रहे हैं। कहीं कहीं आपको जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम देखने के लिए मिलता है टोकन करेंसी। तो ये दोनों सेम बात है, ठीक है। ये याद रखेंगे क्रिप्टो करेंसी किस पर काम करती है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने भारत के पहले विदेशी लिथियम अन्वेषण और खनिज सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें -5 ब्लॉक शामिल हैं। तो देखिए पेरू, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना। तो ये आ जाता है हमारा अर्जेंटीना की बात आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 200 करोड़ की लागत पर का ये प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ लागत का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर एक चीज, जब लिथियम की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए एक लिथियम ट्रायंगल है। लिथियम ट्रायंगल है, 3 देश मिलकर इसको बनाते हैं। कौन कौन से वो देश हैं? सबसे पहला तो वही है अर्जेंटीना जिसका नाम लिखा है इसमें। दूसरा है चिली जिसका नाम भी लिखा है यहाँ पर। और तीसरा देश है बोलीविया। ठीक है, ये 3 देश मिलकर क्या बनाते हैं? लिथियम का ट्रायंगल बनाते हैं। इन तीनों देशों को लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है, अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया। बोलीविया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कुलीन डीईओटी क्लब में किसने शपथ ली है? इनको अलग अलग पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम बस आप ध्यान रख लेंगे। सर एल्टन जॉन है, सिंगर है बहुत बड़े, और इन्होंने इस क्लब में शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं। सिंगर है, सॉरी, ही इज अ सिंगर, सॉरी।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एताना बोनमाटी डैश को विश्व कप गौरव और बार्सिलोना को चैंपियन लीग खिताब दिलाने के बाद फीफा में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। तो देखिए एताना बोन माटी, इनका नाम याद रखना, महिला श्रेणी में मिला हुआ है इनको। और ये किस देश को बिलोंग करती हैं? तो ये जो है ये स्पेन को बिलोंग करती हैं। और ये जो अवार्ड है, इन अवार्ड को बोला जाता है बैलन डियोर, बैलन डियोर अवार्ड्स इनको कहा जाता है, ठीक है। और पुरुष कैटेगरी में किसको मिला हुआ है? तो पुरुष कैटेगरी में लियोनल मैसी को मिला हुआ है, ठीक है, मैसी को मिला हुआ है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक्स अयुत्ता नामक पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये नेवल एक्सरसाइज है, भारत और थाईलैंड के बीच में लड़ी गई है, होता है ये अभ्यास, नेवल एक्सरसाइज है। अब देखिए यहाँ पर अयुत्ता नाम रखा हुआ है ना, तो ये क्या प्रयोग दर्शाता है? एक अयोध्या दर्शाता है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। और अयुत्ता करके, सॉरी अथाया करके है यहाँ पर, ये थाईलैंड का है, ठीक है। इन दोनों के नाम से मिलकर क्या बना हुआ है? ये एक्स अयुत्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल किया गया है? तो फारसी को शामिल किया गया है। अभी तक अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे बात करते हैं, हमारे संविधान की अगर हम बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषाओं के बारे में दिया है। और 8वीं अनुसूची में 6 भाषाएं शामिल हैं जो कि शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पर 7th नंबर की और 8th नंबर की भाषा जोड़ी गई है। 7th नंबर की भाषा 2004 में जोड़ी गई है जो कि है तमिल। और 8th भाषा 2014 में जोड़ी गई है जिसका नाम है ओडिया। और अब ये 9th नंबर की भाषा होगी जो कि अभी 2024 में, देखिए आपको 10-10 साल का डिफरेंस दिख रहा है ना, तो यहां से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्कूली पाठ्य पुस्तकों में संविधान प्रस्तावना को शामिल करेगा? तो ऐसा करने वाला राज्य बन गया है केरल, जो कि संविधान प्रस्तावना को शामिल करेगा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 2018-19 के शासनकाल में थे ये। और इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझाया इन्होंने ने था, इन्होंने ही डिसीजन दिया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने पूर्व डैश राष्ट्रपति एलेजांद्रो पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने पर उन पर महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। तो कहाँ के विदेश विभाग के हैं ये? तो ये जो है ये ग्वाटेमाला से बिलोंग करते हैं। इनका नाम बस याद रखेंगे आप। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पर बनाया गया है? ये भी केरल में बनाया गया। बहुत सारी, देखिए अगर कभी कंफ्यूजन होता है, अगर समझ में नहीं आता, एक ट्रिक बस बता रही हूँ आपको, अगर समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता है, तो साउथ में जो भी एक पहला चीज स्टार्ट होती है वो यूजुअली केरल से ही स्टार्ट होती है। तो इसको थोड़ा सा अगर कभी कंफ्यूज होते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर विश्लेषण के अनुसार भारत के पास विश्व स्तर पर डैश सबसे मजबूत सेना है। कौन से नंबर की मजबूत सेना है? चौथे नंबर की। तो भाई पहले, दूसरे, तीसरे पे कौन सी है वो भी हमको पता होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन कौन आया है? तो फर्स्ट नंबर पे हमारा यूएसए है, सेकंड नंबर पे रशिया, भाई इतना वॉर कर रहा है, और थर्ड नंबर पर हमारा चाइना आता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी रूप से विकसित डैश दबाव भारी जल रिएक्टर चौथी इकाई का पार गुजरात गंभीरता से प्राप्त किया 700 मेगावाट। ये बहुत ज्यादा समय से चर्चा में रह रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कोई और परियोजना जल रिएक्टर से रिलेटेड अगर चल रही है तो उनके नाम भी आप साथ में ही नोट करते चलेंगे। 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नामांकित किया गया? देखिए इसका हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो आई होप आपको ये बन जाएगा। ऋत्विक रंजनम पांडे जी हैं
जनवरी 2024 में 2 दिवसीय 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है कंपाला में, और 2027 में ये आयोजित होने वाला है युगांडा में। ठीक है, अब देख लीजिए नाम आ गया है यहाँ पर, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट भारत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे आप। इस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था, और हेड क्वार्टर इसका कहीं नहीं है। और अगर मैं बात करूं मेंबर नेशंस की, तो 120 मेंबर नेशंस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में शोधकर्ताओं ने बताया है कि ग्रीनलैंड में बर्फ की चादर 40 वर्षों के पहले कितने अनुमान का द्रव्यमान खो चुकी है, तो 1/5 अपना अनुमान खो चुकी है। और ग्रीनलैंड का नाम चर्चा में है, इसलिए आपको देख लेंगे। देखिए मैप, जहां जहां पर आपको कोई कंट्री चर्चा में आती है उसके आसपास की चीजें देख ले। अब ग्रीनलैंड जैसे हमको पता है कि सबसे बड़ा आइसलैंड है, सबसे बड़ा आइसलैंड है, इसलिए इसका नाम आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट नंबर पर ये आता है। ठीक है ना। और अभी इसको कौन ओरिएंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डेनमार्क की टेरिटरी है। इसके आसपास आप देखेंगे तो आपको बेफिन बे दिखेगा क्या, और एक डेनमार्क स्ट्रेट है जो इसको आइसलैंड से अलग करती है। तो ये सारी चीजें इसके साथ साथ में पढ़ते चलें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हैदराबाद स्थित भारतीय इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और भारत की एक अग्रणी बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने हैदराबाद में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइट ए वैक्सीन लॉन्च किया है, जिसका नाम है हैवीश्योर। ठीक है, अब दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है हेपेटाइटिस ए और एक होता है हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो जो ए होता है ना, वो लो लेवल का होता है, मतलब यूजुअली ट्रीटमेंट से ये इम्प्रूव हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, ट्रीटमेंट से व्यक्ति इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन बी और सी वाला जो होता है, इसमें परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है, परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है, मतलब कि जल्दी आप ठीक नहीं हो सकते हैं, और मे बी आपको लीवर डिसीज भी हो जाए। ठीक है, इसीलिए ये वाले थोड़े ज्यादा खतरनाक रहते हैं। तो अभी हमने किसका वैक्सीन विकसित किया, हेपेटाइटिस ए का। तो यहाँ तक हमने 70 क्वेश्चंस परफॉर्म कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व करते चले। मैं कमेंट सेक्शन में आपको या डिस्क्रिप्शन में आपको जो हमारे दूसरे वीडियोस थे उनका भी लिंक शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग अच्छे से इनको पढ़ सके, अच्छे से इनको प्रिपेयर कर सके। और जो हम हमारे मैप की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमने इंटरनेशनल कंप्लीट कर लिया, उसमें हम बहुत जल्दी नेशनल कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सेशन सुनते चले और यूपीपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से करते चले। थैंक यू सो मच।